Hello everybody. We'll be doing MCQs of this chapter, Unit 2, Literary Devices. इसमें जो भी कवर है वो तुम्हें बिल्कुल वीडियो मिल जाएगी पूरी समझाई हुई इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर जाकर देख सकते हो। MCQ शुरू करते हैं। अल्यूजन क्या होता है? अल्यूजन एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है टू सम इवेंट, पर्सन या प्लेस। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैं सिंड्रेला का एग्जांपल दूं। ठीक है, मैंने सिंड्रेला को उठाया और स्टार्ट करूं मैं अपनी स्टोरी। दिस इज अ सिंड्रेला स्टोरी से शुरू करूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें कुछ मैजिक, कुछ ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा मस्त होगा। ठीक है, तो तुम पूरा रिलेट कर पाओगे। सो ये होता है जब आप एक इनडायरेक्ट इवेंट को या इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हो किसी इवेंट, पर्सन, प्लेस, किसी हीरोइन का दे सकते हो, हीरो का दे सकते हो, किसी भी चीज का ऐसा देते हो जिसे आप समझते हो कि रीडर समझ जाएंगे। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि अगर रीडर को भाई नहीं पता कि ये किसके बारे में बात कर रहा है और तुमने तो रेफरेंस दे दिया, तो वो उठाएगा डिक्शनरी, ढूंढेगा, इंटरनेट पे ढूंढेगा। ठीक है, तो उसे ढूंढना पड़ेगा। दिस इज एल्यूजन। हाउ डज एल्यूजन इनरिच लिटरेरी वर्क्स? कैसे इनरिच करता है? बाय ड्रॉइंग ऑन रेफरेंसेस। बताया मैंने, रेफरेंसेस उठाकर हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चर से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्यूजन? एक रियल, ही वाज अ रियल रोमियो विथ लेडीज। रोमियो का यहाँ पर दिया हुआ है, सो रोमियो को उठाया गया है, कंपैरिजन के लिए रखा गया है। विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, इसमें कुछ है ही नहीं। शी हैड अ स्माइल एज ब्राइट एज द सन, इसमें भी नहीं है कुछ, कोई रेफरेंस तो उठाया नहीं गया है। रिवर फ्लोड जेंटली डाउनस्ट्रीम, कोई रेफरेंस नहीं उठाया गया है। ठीक है, सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इन लिटरेचर व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अल्यूजन? अल्यूजन का यूज करना लिटरेचर में क्या पर्पस होता है इसका? भाई हम लेयर्स ऐड करना चाहते हैं मीनिंग की और रेजोनेंस, हम उसको और ज्यादा डीप बताना चाहते हैं। जो मैंने रोमियो का यूज कर दिया वर्ड, तो तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा था, बहुत ज्यादा डीपली तुम रिलेट कर पा रहे हो, तुम और उसकी मीनिंग फुल्ली समझ पा रहे हो। सिंड्रेला जैसी स्टोरी, ओ ऐसी स्टोरी होगी, राइट? तो नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन? मिडास एल्यूजन का एग्जाम्पल है, एचार्ल्स है। द फॉरेस्ट विस्पर्ड सीक्रेट्स, इसमें क्या है बताओ? इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कोई रेफरेंस किसी का भी नहीं दिया गया है। लाइक अ नीडल इन अ हेस्टैक, हेस्टैक। ठीक है, तो ये सब है, बाकी सी नहीं है, तो नॉट पूछा गया है, इसलिए सी आंसर सही हो जाता है। व्हाट डज एल्यूजन ऑफन रिलाई ऑन फॉर इट्स इम्पैक्ट? अपने इम्पैक्ट के लिए एल्यूजन किस पे डिपेंड करता है? रीडर की नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर या कल्चर। मैंने तुम्हें बताया ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर रीडर को पता ही नहीं होगा, मैं कह रही हूँ कि यू आर लाइक एन आइंस्टाइन, तुम्हें इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग सब कुछ कहने की बजाय, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है आइंस्टाइन कौन था। मैं तुम्हें हेलिना जैसा ब्यूटीफुल बनी, तुम्हें पता ही नहीं कौन है हेलिना। ठीक है, तो तुम्हें अगर चीजें पता ही नहीं है तो तुम्हें तो अपनी डिक्शनरी, इंटरनेट निकालने पर जाएंगे, राइट? सो रीडर की नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चर पे पूरी तरह से डिपेंड करता है इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। अगर तुम्हें चीजें बार बार नहीं बताएं और ढूंढनी पड़ रही हैं तो तुम्हारा इंटरेस्ट खो जाएगा, है ना? और अगर पता है तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, अच्छा ऐसा था, अच्छा वैसा था। सो उसका इम्पैक्ट पूरी इस तरह पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी नॉलेज, एक रीडर की नॉलेज कैसी है हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चर पे। विच लिटरेरी डिवाइस इज क्लोजली रिलेटेड टू एल्यूजन? एल्यूजन से बिल्कुल रिलेटेड कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली से कंफ्यूज मत होना, इसमें भले ही एज और लाइक कभी कभी यूज होता है कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन इसमें इंप्लाइड कंपैरिजन होता है। देख रहे हो तुम, रेफरेंस लिया जाता है किसी पर्टिकुलर वर्ड और उसका और डायरेक्ट लिखा जाता है, और कभी कभी लाइक और एज का यूज करके कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन वर्ड इंप्लाइड कंफ्यूजन कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो जैसे तुम मिडास, एचलेस का लाइक एज नहीं दिख रहा है ना, देखो, और ये इल्यूजन के एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, इसीलिए ये मेटाफर होगा आंसर। नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफन यूजेस पर्सनल एल्यूजन टू एस्पेक्ट ऑफ हिज ओन लाइफ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इन हिज राइटिंग? कौन एल्यूजन्स का खुद के फ्रेंड्स और लाइफ सर्कल का यूज करता है अपने एल्यूजन में, पर्सनल एल्यूजन्स में, राइट? तो ये है W.B. Yeats, W.B. Yeats, याद रखना। नंबर 9, वो इन अ सेंटेंस लाइक, ये सेंटेंस पढ़ो, हिज बिट्रेयल वाज अ रियल जूडस मूव। ये इसमें कौन सी डिवाइस यूज हुई है? एल्यूजन। क्यों यूज हुई है? यहाँ पर जूडस को रेफरेंस लिया गया है, ये जीसस के 12 अपोस्टल्स में से था जिसको बिट्रेयल के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिट्रेयल के लिए जाना जाता है, तो जब जूडस का नाम ले लेंगे तो रीडर्स पे एक गहरा इंपैक्ट पड़ेगा।
समझ में आ जाएगा, और जिसको लेकिन पता ही नहीं होगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन आपकी नॉलेज कितनी है हिस्ट्री कल्चर और चीजों को लेकर, ठीक है। नंबर 10, हाउ डज allusion to contribute to a reader's understanding of text? कैसे वो कनेक्ट करता है टेक्स्ट को एक ब्रॉडर कल्चर और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उसका रेफरेंस देकर। 11, which of the following is a famous example of allusion in literature? कौन सा? To be or not to be, that is the question, ठीक है। ये बहुत ही एक बड़ा फ्रेज है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, और ये रेफरेंस करता है ह्यूमन की कंडीशन को, मॉर्टालिटी को, ठीक है। सो दिस इज अ allusion। क्यों आप कहोगे सिर्फ वर्ड नहीं फ्रेज भी होता है, इसलिए ये है, समझे। ये मत समझना सिर्फ वर्ड ही यूज होगा, फ्रेज आइडियाज भी। व्हाट डज एन एनालॉजी इन लिटरेचर इन्वॉल्व? एनालॉजी क्या होता है लिटरेचर में? एक कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर कंसेप्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंपेयर कर रहे हो किन्हीं दो चीजों का और उनके बीच की सिमिलैरिटीज निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आपका ये, ठीक है। नाउ which of the following words is commonly used to introduce an analogy? एक एनालॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तुम्हारे एनालॉजी को, कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हो? भाई ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, इनसे कहाँ कंपैरिजन हो जाएगा, तुम ही बताओ। लाइक सही होगा ना, ऑब्वियसली। नाउ हाउ डज एन एनालॉजी एड इन अंडरस्टैंडिंग अ न्यू आइडिया? कैसे एनालॉजी से आप एक नया आइडिया ला सकते हो? क्यों? क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो इनटू समथिंग फेमिलियर, उसको तुम किसी फेमिलियर, जिससे तुम्हें कुछ भी कन्वे करना है, उस कुछ फेमिलियर से आप कनेक्ट कर पाओ, रिलेट कर दो, और एक नया आइडिया बढ़िया सा बन जाएगा फॉर रीडर के माइंड में, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ वन आइडिया बाय मीन्स ऑफ अनदर, जब एक आइडिया का इलस्ट्रेशन तुम दूसरी चीज का प्रयोग करके कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? एल्यूजन कहते हैं, सॉरी एनालॉजी कहते हैं, ओके एनालॉजी कहते हैं, अभी हमने यही पढ़ा है, राइट, एनालॉजी कहते हैं। Okay, now which sentence contains an analogy? इनमें से किसमें एनालॉजी है तुम बताओ? The moon shone brightly in the night sky, कोई कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ। His smile was as radiant as the sun, उसकी स्माइल एकदम वैसे ही रेडियंट थी, you know, जैसे सन की होती है। तो सन की रेडियंस से उसकी स्माइल को कंपेयर किया गया है कि उसकी स्माइल की रेडियंस भी वैसी ही है, तो उसकी स्माइल की रेडियंस को ऐसा कंपेयर करना। बाकी waves whispered secret to the shore, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। The wind howled through the trees, भाई कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, तो ऑप्शन यही सही हो गया। What is the purpose of using analogies in literature? लिटरेचर में एनालॉजीज का यूज करना क्या पर्पस होता है? भाई रीडर्स को अंडरस्टैंड करने में जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उनको तुम इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे जब हम उसे एक फेमिलियर वन से, जिससे तुम फेमिलियर हो, मैं उससे जब तुम्हें एक कंपैरिजन करा दूं तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को तुम जल्दी समझ पाओगे कि किसी ने बिट्रे किया। अब मैंने ऐसे आदमी का यूज कर दिया जो बहुत फेमस है बिट्रेयल के लिए, ठीक है। अगर आप अपने हिंदी में देख लो, है ना, अपनी हिंदी माइथोलॉजी में देख लो, तो अगर आपको किसी को भी बताना है कि उसने घर की बात कहीं और बता दी जाकर, अपने ही भाइयों की अपने घर की बात बता दी, भेद खोल दिया, सो उसको विभीषण बोल देंगे लोग, ठीक है। तो यही होता है कंपैरिजन, वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में। बस अब तुमको बिल्कुल क्लियर हो गया ना। नंबर 19, व्हाट इज कॉमन फीचर ऑफ एनालॉजीज? ठीक है, एक रह गया आई थिंक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजी? इनमें से एग्जांपल ऑफ एनालॉजी कौन सा नहीं है, तुम बताओ। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, टाइम कैसे उड़ जाता है? एरो की तरह, एकदम जैसे एरो फटाक से चला जाता है, वैसे ही टाइम भी जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी चला जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता चला? नहीं पता चला। ओके, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वर्ल्ड एक स्टेज है, मतलब ये वर्ल्ड जो है, यहाँ पर बहुत से कैरेक्टर्स हैं, वो अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, सब एक तरह से ड्रामा कर रहे हैं अपने अपनी लाइफ का, ठीक है। तो ये भी एक कंपैरिजन किया गया है वर्ल्ड को स्टेज से, ठीक है, टाइम को एरो से। ही वाज एज ब्रेव एज लॉयन, किसकी तरह ब्रेव था? लॉयन की तरह ब्रेव था। समझ गए तुम? भाई लॉयन की तरह ब्रेव था। मैंने ये बताने की जगह कि बहुत फ्यूरियस है, वो बहुत ग्रेट है, वो बैटल्स लड़ सकता है, यू नो, वो किसी को भी मार गिरा सकता है, मैं इतना कुछ बताने की जगह सिंपल बता दूं, ही वाज एज ब्रेव एज लायन, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। The city lights sparkled in the night. City lights sparkled in the night. ये कहाँ कंपैरिजन है इसमें? तुम मुझे बताओ, बताओ किससे क्या कंपेयर किया गया? कुछ नहीं किया गया, इसलिए ये नॉट हो जाएगा, ये नॉट एन एग्जांपल ऑफ
ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही। व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ एनालॉजी? कॉमन फीचर एनालॉजी का कौन सा? इनमें से रिलेटिंग वन आइडिया टू अनदर, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से रिलेट करना फॉर क्लैरिफिकेशन। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉजी फॉर अ डिफिकल्ट डिसीजन और सिचुएशन? इनमें से कौन सा एनालॉजी है एक डिफिकल्ट डिसीजन या सिचुएशन हो? तो है आंसर, मतलब एनालॉजी मतलब कंपैरिजन किसका किया गया बताइए? नेविगेटिंग थ्रू अ मेज। क्यों ये है? क्योंकि इसका मतलब कि आप कुछ खोज रहे हो, मेज मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आप नेविगेट कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एक रास्ता, ठीक है? That is an analogy for a difficult decision या situation को तुम उसकी जगह क्या बोल दोगे? I was navigating through a maze, और लोग समझ जाएंगे। In sentence, life is like a roller coaster, इसमें analogy क्या कंपेयर करिए? ये नहीं पूछ रहा है किससे कंपेयर करिए, क्या कंपेयर करिए? लाइफ और जर्नी को कंपेयर कर रही है। लाइफ एंड रोलर कोस्टर इसलिए नहीं हुआ है इसमें, ठीक है? Which literary device is often used in conjunction with analogies to enhance meaning? कैन इनहेंस करने के लिए एनालॉजी की मीनिंग को आप क्या यूज करते हो? आप मेटाफर यूज करते हो, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो, और आप लाइक का भी यूज करते हो। सिंपली मेटाफर दोनों यूज होता है। हु इज नोन एज, ठीक है, बट आई होप यहाँ सिंपली नहीं लिखा है, यस इसमें मेटाफर होगा आंसर। हु इज नोन एज एफोरिस्ट? एफोरिस्ट कौन है? एन ऑथर जो कि यूज करता है आपके एफोरिज्म को, उसको हम क्या बोलेंगे? एफोरिस्ट। आप कैरेक्टरिज्म क्या होता है बताओ? क्या कैरेक्टराइज करता है आपके एफोरिज्म को लिटरेचर में? जब आप एक कंसाइज मतलब छोटे से और इंसाइटफुल, जो बहुत डीप हो, जो बहुत कुछ बताए, स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, दैट इज एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, जो एक सच्चाई, सच, आप उसको कहीं भी उठाकर रखो, एक सच बात रिवील करेगा, उसको कहीं भी आप उठा के रख दीजिए, ठीक है? नाउ कंसाइज, और ये सारे कीवर्ड्स याद रखना, बिकॉज कीवर्ड्स से बहुत से क्वेश्चन घुमा फिरा कर बन जाते हैं। हाउ डज एन एफोरिज्म डिफर फ्रॉम अ प्रोवर्ब? बहुत ध्यान से समझना, ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया है? क्योंकि एफोरिज्म आर लॉन्गर एंड मोर डिटेल। क्या एफोरिज्म लॉन्गर होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था? कंसाइज होते हैं, ध्यान से समझो, है ना? कंसाइज होते तो लॉन्गर तो बिल्कुल नहीं है। प्रोवर्ब्स आर कंसाइज एक्सप्रेशंस ऑफ जनरल ट्रूथ, तो प्रोवर्ब्स कंसाइज थोड़ी है, एफोरिज्म कंसाइज है, वही है जनरल ट्रूथ या एक फिलोसफिकल ट्रूथ कन्वे करते हैं। एफोरिज्म क्या हमेशा ह्यूमरस, हंसी मजाक करा करता है? भाई जब कोई जनरल ट्रूथ बता रहा है तो हमेशा हंसी मजाक की बात होगी क्या? नहीं, राइट? सो प्रोवर्ब कंटेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज। ये आपका आंसर सही बैठेगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक समझ में आ गया? यस। नंबर 26, which of the following is an example of aphorism? aphorism का क्या एग्जाम्पल है? All that glitters is not gold, 1000 बार सुना होगा। इसका क्या मतलब है? हर चीज जो शाइन कर रही है वो गोल्ड ही नहीं है। अब ये तुम लाइफ की किसी भी जगह रख लो, ये एक फिलोसफिकल जनरल ट्रूथ माना जाएगा। जो है मैं कह दूं भाई, एक करियर पाथ है जिसमें आप जाना चाह रहे हो, या कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो दिख रही है कि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि वो उनकी कंपनी एकदम डूब रही हो, राइट? तो जरूरी नहीं कि उनकी बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, बड़ा नाम है तो वो बेस्ट है, राइट? वो जरूरी नहीं गोल्ड हो, ठीक? आखिरी में कुछ और निकले, खोदा पहाड़ निकला छुइया, राइट? एंड देन अगर आप मान लो कोई इंसान है, राइट, वो बहुत स्मार्ट है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, हो सकता है कि वो लोन ले लेके या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंस फालतू करता हो और उसकी उतनी कमाई हो ही ना, वो इतना अच्छा पढ़ा लिखा हो ही ना, राइट? सो और दिल से अंदर से भी वो इंसान अच्छा ना हो। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है? हर चीज जो चमक रही है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दैट इज एन एफोरिज्म। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एफोरिज्म इन लिटरेचर? एफोरिज्म को लिटरेचर में यूज करने का क्या प्राइमरी पर्पस है? ये कन्वे करता है प्रोफाउंड आइडियाज, बहुत बड़े आइडियाज को एक ब्रीफ और मेमोरेबल फॉर्म में। अब ये ऑल दैट ग्लिटर्स इन इज नॉट गोल्ड का एग्जाम्पल ही ले लो भाई, इसमें तुम्हें कन्वे कर रहा है एक बहुत बड़ा बढ़िया आइडिया जो लाइफ की किसी चीज में आप लगा सकते हो, किसी भी चीज में, एंड ये ब्रीफ है, देखो छोटा सा आइडिया है, लिखा तो छोटा सा प्रोवर्ब है ना? एंड ये मेमोरेबल है, ठीक? Which word is often associated with aphorisms? Obviously, conciseness. मैंने फिर बताया, छोटा, conciseness. What is often takes the form of a definition? ये बताओ, hypocrisy is a homage paid by wise
टू वर्च्यू, ये क्या है? ऑब्वियसली एक जनरल ट्रूथ है और ये बहुत ही क्लेवरनेस से यूज किया गया है. दिस इज एफोरिज्म. नंबर 30, व्हाट रोल डू एफोरिज्म प्ले इन लिटरेरी वर्क? क्या प्ले करता है भाई? वो सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को मेमोरेबल स्टेटमेंट्स में जो हमेशा याद रहें. ठीक. विच फेमस राइटर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव यूज ऑफ एफोरिज्म? कौन सा फेमस राइटर बहुत ज्यादा एफोरिज्म का यूज करता है अपने वर्क में? फ्रेडरिक नीत्शे. ठीक. फ्रेडरिक, तुम्हें याद रखना है ये. 32, ट्रेस द लिटरेरी डिवाइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इसमें लिटरेरी डिवाइस ही नहीं दी हुई है, ट्रेस कहां से करोगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी सीरीज में, ढंग से जब छापते हैं नहीं देखते हैं ढंग कभी कभी, राइट. सो इसकी वजह से आप सीरीज ना करो तो दैट इज फुलिशनेस. ऑब्वियसली आप लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करो सो दैट जब आप इसमें पढ़ो तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, आपको आइडियाज ऑलरेडी लग जाएगा हाँ ये आंसर सही है. तो उसके लिए तुम पहले जो वीडियो बनी है वो देख के आओ, समझ के आओ कि हर एक टर्म का मतलब क्या है. ठीक. Number 33, what is the impact of aphorism on readers? Readers पे इसका क्या impact होता है भाई? ये प्रोवोक करता है डीप थॉट और इनसाइट्स को. ठीक है. क्या ये कंफ्यूज करता है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज से? नहीं नहीं नहीं. कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो सी नहीं है. सिंपल और कैसी लैंग्वेज होती? कंसाइज लैंग्वेज होती है. एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है एफोरिज्म का? नहीं, बिल्कुल नहीं. वो तो ह्यूमर का यूज होता है. लेंथी और डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं? नहीं, कंसाइज होते हैं. तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोवोकिंग डीप थॉट एंड इनसाइट. तो तुम हमेशा एलिमिनेशन मेथड का भी इसमें यूज कर सकते हो. नंबर 34, व्हाट इज ह्यूमर इन लिटरेचर प्राइमरी इंटेंडेड टू डू? ह्यूमर क्या करता है? ह्यूमर ना, मैंने तुम्हें समझाया भी था वीडियो में कि लुक बैक इन एंगर में जैसे तुम क्लिफ को देख रहे हो, वो ह्यूमरिस्टिक आदमी है. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी एलिसन और जिमी के बीच में, दोनों जहां पर जिमी जो वर्बल वायलेंस कर रहा है, जो सिचुएशन है घर की, उस सब सीरियस सिचुएशन में भी वो आदमी आपको हंसाने का काम कर रहा है, राइट. तो वो क्या है? एंटरटेन कर रहा है और चीजों को लाइट करने की कोशिश कर रहा है. नाउ 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर? अभी बताया, लाइट करने की, लाइट और अम्यूजमेंट में मजा दिलाने की काम करता है ह्यूमर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ह्यूमर इन लिटरेचर? क्या पर्पस है? एंटरटेन करने का और एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम करता है. नंबर 37, कौन सी लिटरेरी डिवाइस ज्यादातर यूज होती है टू कन्वे ह्यूमर? ह्यूमर को यूज करने के लिए ज्यादातर हम क्या, कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं? दैट इज सेटायर. किसका यूज करते हैं? सेटायर का. विच वर्ड इज ऑफन एसोसिएटेड विद ह्यूमर इन लिटरेचर? 39, इसका आंसर होगा विट. विट मतलब एक क्लेवरनेस की तरह आप इसको यूज करते हो जब, तो उसे कहेंगे विट, राइट. नेक्स्ट, इन लिटरेचर व्हाट डज द टर्म कॉमिक रिलीफ मीन? कॉमिक रिलीफ का क्या मतलब होगा भाई? जब एक तुम्हें सीरियस सिचुएशन से कोई रिलीफ मिल पाए, तो प्रोवाइडिंग अ ह्यूमरस इंटरल्यूड, पता है क्या होता है? जो बीच में ब्रेक होता है, ठीक है, तो एक ब्रेक प्रोवाइड करता है सीरियस सिचुएशन में. कौन? कॉमिक रिलीफ. ओके. नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमर इन लिटरेचर? ह्यूमर का एग्जांपल लिटरेचर में क्या है इनमें से? ही लाफ्ड uproariously at the joke. uproariously मतलब समझते हो? खूब तेज तेज ना, एकदम लाउड वाला वाला, पूरा एकदम मस्त वाला, फुल एकदम फुल मूड में जब आप हंसते हो, वो वाला लाफ. द रूम वॉज डार्क एंड मिस्ट्रियस. क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई ये मिस्ट्री की बात करा, ये डार्कनेस की बात करा, यहाँ दुख है, सुख नहीं, खुशी नहीं, हंसी नहीं. ठीक है. नंबर सी, शी वेप्ट साइलेंटली इन द कॉर्नर. भाई वो रो रही है, तुम हंसोगे क्या? नहीं हंसोगे. सो ह्यूमर कहां से हो गया? रेन टैप्ड ऑन द विंडो पे. रेन विंडो पेन पे गिर रहा है, उसकी बूंदे. तुम्हें इसमें क्या हंसी आ रही है बताइए जरा. ठीक है. तो सबसे ज्यादा हंसी किस बात पे आ रही है? ऑब्वियसली बी वाले पे. सो इससे आंसर सही हो गया. आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो. नंबर 42, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमर फ्रॉम अदर टोन्स इन लिटरेचर? ह्यूमर कैसे अलग है बाकी टोन्स ऑफ लिटरेचर में? ऑब्वियसली ये लाइट और अम्यूजमेंट देता है. कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं होता, लेंदी बिल्कुल नहीं होता, रेपिटेटिव लैंग्वेज पैटर्न्स उसमें क्या होते हैं? नहीं, वो लाइट होता है, अम्यूजमेंट देता है, हंसाता है. What genre, कौन सी genre of literature, which genre of literature often employ करता है humor as a primary element? Obviously comedy में होगा ना. ट्रेजेडी तो भाई दुख की बात कर रही है, रोमांस में रोमांस हो रहा है, मिस्ट्री में कोई मिस्ट्री खोली जा रही है, कोई राज है, ठीक है, राइट. विच ह्यूमर इज बेस्ड ऑन करंट इवेंट? कौन सा ह्यूमर करंट इवेंट पे है? तो सारे ह्यूमर पहले समझ लो. टॉपिकल ह्यूमर तुम्हारा वो हो गया जो करंट सिचुएशन या जो ट्रेंड चल रहे हैं या सोसाइटी में नॉर्म चल रहे हैं, उस पे जब भी कोई व्यंग करते हुए हंसी मजाक टाइप का होगा, दैट इज
टॉपिकल ह्यूमर्स। सिनिसिज्म तुम्हारा होगा जब भी तुम्हारा कोई सार्कास्टिक टोन में या पेसिमिस्टिक में, मतलब उदास होगा, नेगेटिव बता रहे हैं, या आयरनी प्रस्तुत कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज सिनिसिज्म। फिर कॉस्टिक ह्यूमर क्या होगा, जो किसी कॉज के लिए बिटिंग करेगा, कटिंग करेगा, या सार्कास्टिक टोन में होगा लोगों के ऊपर या फिर थिंग के ऊपर। और ड्राई ह्यूमर वो होता है जिसमें, ड्राई का मतलब समझो, कोई इमोशन नहीं है, ठीक है, बिना किसी इमोशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड जब ह्यूमर किया जा रहा है, आपको कोई हंसाने का कोशिश हो रहा है, दैट इज ड्राई ह्यूमर। और इसको एक और वर्ड से पुकारते हैं, दैट इज डेड पैन। किससे? डेड पैन। जब किसी भी इमोशनल चीज की बात नहीं होगी, दैट इज ड्राई ह्यूमर, इमोशंस के बिना। व्हाट इज पैथोस इन लिटरेचर? अब ये एरिस्टोटल ने दिया है पैथोस, इथोस, इसका कंसेप्ट, राइट। और पैथोस का मतलब होता है जब आप एक रीडर के इमोशन को बिल्कुल जागरूक कर दो, ठीक है, चाहे वो हंसी हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, रोना हो, कुछ भी हो, ठीक है, या पिटी फील करवाना, कुछ भी करवाना हो, इमोशन को जागरूक कर दो। ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई सेंटेंस, ऐसा कोई प्ले हो, दैट इज पैथोस, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैथोस? हमेशा पैथोस का एग्जाम्पल क्या है बताइए? एक हार्ट फेल्ट प्ली, जब हार्ट को फील कर पाए, ऐसा वाला आपके इमोशन को, हार्ट के इमोशंस को जगा पाए। नाउ ट्रेस द लिटरेरी डिवाइस। इसमें लिटरेरी डिवाइस बताओ कौन सा है? द डेथ ऑफ लिटिल ईवा इन हैरियट फ्लेचर्स डिवोर्स अंकल टॉम्स केबिन। तो ये तुम्हें डेथ हुई है, वो भी किसकी? लिटिल ईवा। वर्ड्स देखो इसमें बहुत ढंग से यूज करते हैं। किसकी डेथ हुई है? लिटिल ईवा की, इन हैरियट बीचर स्टोव्स अंकल के टॉम्स के केबिन में, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सप्रेस कर रहा है कि एकदम इमोशंस तुम्हारे जग जाएं, तुम सोचने लगो, दुख फील करने लगो कि अच्छा डेथ हो गई है, दैट इज पैथोस, ठीक है, इमोशंस तुम्हारे जगा रहा है। नंबर 48, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैथोस? पैथोस का क्या है भाई? काम है राइटिंग में, यही काम है कि वो इवोक करता है, जगाता है तुम्हारे इमोशंस को। Number 49, which of the following words is most closely associated with pathos? ह्यूमर बिल्कुल नहीं होगा, एंगर है एक इमोशन, आयरनी क्या कोई इमोशन है, लॉजिक कोई इमोशन है, लॉजिक और भाई इमोशन तो अलग ही रहते हैं एक तरह से, ठीक है। सो इट इज एंगर जो एक इमोशन है। नाउ इन अ स्पीच बट अबाउट एनिमल राइट्स, स्पीकर शो कर रहा है इमेजेस ऑफ मिसट्रीटेड एनिमल्स टू इवोक कंपैशन। कंपैशन आपके अंदर इमोक हो इसलिए, तो ये क्या है? पैथोस है भाई, तुम्हारे अंदर का कोई इमोशन जो कि है कंपैशन, की तुम उनके प्रति फील कर पाओ, ठीक है। तो ये क्या है? पैथोस। व्हाट इफेक्ट डज पैथोस एम टू अचीव इन द ऑडियंस? पैथोस क्या चाहता है कि इन ऑडियंस में क्या आ जाए? लाफ्टर आ जाए, हंसने लगे नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्स दे, किसी तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स दे। लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, मैंने बताया लॉजिकल तो अलग हो गया, इमोशनल से। अ सेंस ऑफ सरप्राइज ना, सरप्राइज देने की कोशिश नहीं है, आपके इमोशन को जगाने की कोशिश है। 52, which of the literary work is known for its powerful use of pathos in depicting the struggle of its character? कौन अपने कैरेक्टर के स्ट्रगल को दिखाता है पैथोस के थ्रू? टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली, ठीक है। What is which device, कौन सी डिवाइस एक्सप्रेस कर रही है डीप फीलिंग या सफरिंग को? ऑब्वियसली पैथोस, है ना। Which of the following is not a common emotion evoked by pathos? कौन सा नहीं है इमोशन जो पिटी होगा, जॉय होगा, फियर होगा? इनडिफरेंस मतलब समझते हो? जब तुम्हें कोई फर्क ना पड़ रहा हो, तो क्या तुम्हें कोई फर्क ना पड़े इसलिए लिख रहा है वो? किसी की डेथ हो गई है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी का कुछ हो गया है, तुम कुछ दुख है, रो रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी लिख रहा है। पैथोस होता ही इसलिए कि आपके इमोशन को जगाया जाए। इनडिफरेंस मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सो नो, इनडिफरेंस ही आंसर आपका सही होगा, राइट। नॉट पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये नॉट को जरा अंडरलाइन कर लिया करो, कभी कभी आप मिस कर देते हो, और जैसे ही देखोगे पिटी, हाँ पिटी सही है, टिक कर दोगे, आगे पढ़ोगे भी नहीं और नॉट भी नहीं पढ़ोगे, गलत हो जाएगा आंसर। व्हाट इज सटायर इन लिटरेचर? 55, सटायर इन लिटरेचर कौन सा सटायर है बताओ? सीरियस एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, बहुत सीरियसली ह्यूमन नेचर को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, एक ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली सटायर क्या होता है? जब आप सोसाइटी पे या किसी भी आइडिया पे, किसी भी चीज पे, व्यक्ति पे व्यंग कसते हो, वो होता है सटायर। तो ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। Which of the following works is a classic example of satirical literature? Satirical literature का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है गुलिवर ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट।
क्यों है ये? क्योंकि ये नॉवेल क्रिटिक कर रही है पॉलिटिक्स और सोसाइटी को, ह्यूमन नेचर को उसकी, ठीक है। सो गलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज इन सटायर व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ह्यूमर? सटायर में ह्यूमर का काम क्या होता है? टू क्रिटिसाइज। ह्यूमरिस्टिक व्यू में मतलब ह्यूमरिस्टिक क्या है? किसी सीरियस चीज को ना जो जिसपे तुम्हें सटायर करना है, तुम ना एक हंसी मजाक करके किसी का, कभी होता है ना आपको किसी अपने ओपोनेंट का, यूजुअली डिबेट्स हम करते हैं तो उसमें देखते हैं ओपोनेंट का जो होता है उसको व्यंग कसना है तो एक हंसी वाली टोन में करेंगे कि ऑडियंस जो है वो हंसे भी, जो सामने वाला है उसको हद से ज्यादा बहुत बुरा भी ना लगे और हम उसको क्रिटिसाइज भी कर ले जाए, तीनों काम एक साथ। ओके 55 व्हाट इज ऑफन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड सिमली? सिमली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सिमली में क्या प्रेजेंट होता है फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड सिमली में? बताओ। एनालॉजी, एनालॉजी ऑब्वियसली सटायर, एक्सटेंडेड सिमली होता ही नहीं है उसमें। इन्वर्जन मतलब जब आप उलट पुलट कर दो वर्ड को या ग्रामेटिकल वे में जिसमें लिखा गया है सेंटेंस उसको, रेपिटेशन जब वर्ड्स का रिपीट होता है तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। एनालॉजी सही हो गया। 59 which of the following is a common technique used in satirical writing? सटारिकल राइटिंग में जब आप किसी के ऊपर व्यंग रख रहे हो तो क्या करोगे? एग्जैगरेट करके चीजें बताओगे, मतलब थोड़ी बुराई होगी तुम बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके उसको बताओगे। और आयरनी, ऑब्वियसली आयरनी का यूज करोगे, होगा कुछ और बताना कुछ और चाहोगे, ह्यूमर का यूज करोगे, यही सब चीजें यूज करके तुम उस पर व्यंग कसोगे, ठीक है। What distinguishes satire from other forms of humor? बाकी forms of humor जो है उससे satire अलग कैसे है बताइए। Satire is always light hearted। क्या satire हमेशा light hearted होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो भाई डायरेक्ट व्यंग कस रहा है। Satire does not involve criticism। अरे काम ही इसका है क्रिटिसाइज करने का, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। Satire has a serious tone। yes, उसकी टोन जो है थोड़ी सीरियस होती है। इंटायरली फिक्शनल होता है। फिक्शनल का मतलब समझ रहे हो? जो इमेजिनरी हो, बिल्कुल नहीं, पूरा पूरा इमेजिनरी थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत चीजें एक्स्ट्रा करके बताते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पूरा इमेजिनरी हो जाएगा। इन अ सटारिकल पीस व्हाट इज द रोल ऑफ ऑथर्स टोन? ऑथर का टोन कैसी होती है? कन्वे करता है एक सीरियस मैसेज ह्यूमर के थ्रू, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में। Which of the following is not in common target of satirical writing? Satirical writing का common target इनमें से कौन सा नहीं है? Scientific discoveries नहीं है। क्यों? आप political corruption पे ज्यादातर देखोगे कि होगा satire, scientific discoveries पे इतना ज्यादा नहीं होता है, right? Social norms पे satire होते हैं और religious institution पे ज्यादातर satire देखे जाते हैं। So option हो जाएगा not पूछा गया है इस वजह से scientific discoveries। When an author uses sarcasm to mock a societal issue तो उसको क्या कहोगे? सटायर कहोगे, ठीक है। सार्काज्म समझते हो ना, जब किसी चीज को बोल कुछ रहे हैं उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है। सार्कास्टिक टोन आज के बच्चे जरूर जानते होंगे। इन विच ऐसे डू यू फाइंड ह्यूमर एंड पैथोस? बताओ, ह्यूमर और पैथोस किस में मिलता है? एन अपॉलजी फॉर आइडलर्स, ये वर्क किसका है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का वर्क है ये। नंबर 65 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सटायर इन लिटरेचर? सटायर का क्या पर्पस है लिटरेचर में? ये हाईलाइट करता है सोसाइटी के इश्यूज थ्रू ह्यूमर, ओके, ह्यूमर के थ्रू हाईलाइट करता है सोसाइटी के इश्यूज। विच रिलेटेड टर्म रेफर्स टू टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स जो कि अपोजिट है टू लिटरल मीनिंग, जो उसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है उससे अपोजिट है। ऑफन फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, ह्यूमरस इफेक्ट के लिए यूज होता है सटायर में। कौन है वो? आयरनी, जो लिखा गया उससे अलग मीनिंग है आयरनी। हाइपरबोले नहीं होगा, क्यों? उस चीज में जब आप कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हो तब होता है। एलिगरी बिल्कुल नहीं होगा, पैरोडी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा आयरनी। इन्वर्जन क्या होता है? मैंने तुम्हें ऊपर एक जगह बताया भी था और वीडियो में तो समझा ही रखा है ऑलरेडी। इन्वर्जन जब किसी भी वर्ड के ऑर्डर को या किसी भी वर्ड के सिंटेक्टिकल चीज को आप हमेशा सिंटैक्स को उल्टा पुल्टा करके लिख देते हो, ठीक है, रिवर्स करते हो, तो रिवर्सल ऑफ नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ये हो जाएगा आपका Inversion. Inverted sentences are often used to, किस लिए यूज होते हैं ये? emphasize करते हैं कुछ certain words को। Which of the following is an example of inversion in a sentence? Swiftly climbed the cat the tree, ये होगा। अच्छा तुम बताओ, the cat swiftly climbed the tree, ये बिल्कुल सही है, तो ये sentence तो सही है ना, ये inverted तो sentence है नहीं, इस वजह से ये inversion का example नहीं है। Swiftly climbed the cat the tree, swiftly climbed the cat the tree, ये नहीं होगा। हमेशा आप उसके
एडजेक्टिव को उसके पास रखोगे, नाउन के एडजेक्टिव को उसके पास रखोगे, ठीक। द ट्री क्लाइम द कैट स्विफ्टली, भाई ट्री ने कैट के ऊपर क्लाइम किया था क्या? ये तो सेंटेंस एकदम गलत है भाई, कम से कम उसकी जो मीनिंग है वो तो निकले। क्लाइम स्विफ्टली द कैट द ट्री, क्लाइम स्विफ्टली द कैट द ट्री, ये होगा तुम्हारा आंसर। क्यों? क्योंकि कैट कैसे क्लाइम की स्विफ्टली, इसका जो एडजेक्टिव है वो उसके पास है, ठीक है, इसलिए आंसर तुम्हारा होगा आंसर। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर मीनिंग नहीं निकल रही है, ठीक है। क्लाइम स्विफ्टली द कैट द ट्री में तुम्हारी मीनिंग ही नहीं निकल रही है, दैट इज वाई गलत होगा। एंड इसमें तुम्हारी मीनिंग निकल रही है, इसलिए आंसर सही है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझो आप, वेट, वेरी इजली इसको समझिए बहुत ध्यान से। द कैट स्विफ्टली क्लाइम द ट्री बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, इसलिए गलत है, ठीक। द ट्री क्लाइम द कैट स्विफ्टली, इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो मीनिंग गलत कन्वे कर रहा था, ठीक। डी इसलिए नहीं है क्योंकि क्लाइम स्विफ्टली द कैट द ट्री में यहाँ पर इसका एडजेक्टिव स्विफ्टली कैट के पास तो है, लेकिन उसने क्या किया? क्लाइंबिंग की है, तो स्विफ्टली क्लाइम द कैट द ट्री, ये मीनिंग सही निकल रही है आपकी, इसलिए ये आंसर होगा इन्वर्जन का, ठीक। What effect does inversion have on rhythm and flow of sentence? क्या इफेक्ट होता है इन्वर्जन का रिथम पे और फ्लो ऑफ सेंटेंस पे? ये ना आपकी जो फ्लो चल रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, एंड ये आप पर इन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये आपका एक इन्वर्जन है। क्या कर रहा है? इन्वर्जन है। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है, उसको चेंज कर देगा। रिदम पे इसका इफेक्ट होता है, बिल्कुल रिदम लाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नो इफेक्ट दिया है, तो आंसर क्या होगा? इट डिस्टर्ब्स द फ्लो। ओके, 71 इन पोएट्री इन्वर्जन इज ऑफन यूज्ड टू। पोएट्री में आप इन्वर्जन क्यों यूज करते हो? चलो बताओ। पोएट्री में इन्वर्जन का यूज किस लिए होता है? ऑब्वियसली टू अचीव अ पर्टिकुलर मीटर या रिदम, किसी मीटर या रिदम को पाने के लिए तुम उसको इन्वर्ट करते हो, या किसी चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए अगर आए तो भी बिल्कुल सही होगा। 72 which of the following sentences uses inversion for emphasis? कौन सा सेंटेंस यूज कर रहा है इन्वर्जन एम्फसाइज करने के लिए? बताओ। The sun sets behind the mountains, ये तो सेंटेंस सही लिखा हुआ है ना, तो इन्वर्जन कैसे हो गया? ये इन्वर्जन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका क्या है? सही है। Behind the mountains sets the sun, ये है इन्वर्जन। और किस पे एम्फसाइज करने के लिए? माउंटेन्स पे एम्फसाइज करने के लिए क्या किया गया है? इसको हमने उल्टा पुल्टा किया है। यहाँ पर sets the sun behind the mountains, यहाँ पे भी तो सन ही आ जा रहा है ना तुम्हारा मेन, और हमने उल्टा पुल्टा क्यों किया? सो दैट हम एम्फसाइज कर पाए दूसरे पे, लाइक माउंटेन्स पे, ठीक है। बिहाइंड सेट्स द सन द माउंटेन्स, ये तो मीनिंग ही एकदम ही बहुत ज्यादा ही उल्टा पुल्टा हो गया है। ओके, 73 इन लिटरेचर व्हाट डज सिंटैक्टिक इन्वर्जन इन्वॉल्व? सिंटैक्टिक ऑब्वियसली जिसमें आप सिंटैक्स को चेंज कर रहे हो, तो रीअरेंजिंग द सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, नंबर 74 which of the following is not a common reason for using inversion in writing? कौन सा रीजन नहीं है कि आप इन्वर्जन राइटिंग में यूज करो? मैंने तुम्हें सारे रीजन वीडियो में बता रखे हैं, तो जिन्होंने वीडियो देखी है वो आंसर तुरंत बताएंगे, राइट। एम्फसाइजिंग सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को एम्फसाइज करने के लिए, यस ये आंसर सही है, लेकिन हमें क्या बताना है? नॉट, तो उसके हिसाब से तो पुटू गलत। अचीविंग अ स्पेसिफिक रिदम और मीटर, कोई पर्टिकुलर रिदम या मीटर अचीव करना चाहते हो इसलिए, बिल्कुल यस, तो यस है, तो आंसर नॉट पूछा है, तो नॉट तो नहीं है ये। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, क्या कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है? नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा बिकॉज नॉट पूछा है, राइट। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी, यस, एक कुछ फॉर्मल करने के लिए या एक रिदम लाने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। और 75 इन अ पोएम, अगर एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि द रिवर फ्लोज, तो उसका इन्वर्जन क्या होगा? फ्लोज द रिवर, फ्लोज द रिवर, द फ्लोज रिवर, द फ्लोज रिवर। समझ में आ रहा है कि नहीं होगा? रिवर द फ्लोज की मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। फ्लोज रिवर द पीछे लग गया है, फ्लोज रिवर द, इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो फ्लोज द रिवर, क्या होगा आंसर? फ्लोज द रिवर, इसके एडजेक्टिव के साथ यूज होगा। ओके, नाउन किसके साथ यूज होगा? द रिवर से पहले आपका ओके, इसका तो ये है कि इसका वर्ब क्या हो रहा है, एडवर्ब, राइट, वो उसके पहले लगा है। वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सटायर इज, एक टाइप का इनडायरेक्ट सटायर कौन सा है तुम बताओ? होरेशियन सटायर होता है,
बाकी indirect satires नहीं है. There are some direct satires. Which literary device is often associated with inversion in both poetry और prose? Poetry और prose में दोनों में कौन सा आपका बताइए inversion use होता है? Antithesis. Antithesis inversion है जो use होता है. What is a juxtaposition in literature? Juxtaposition literature में क्या होता है बताओ? जब आप दो contrasting element को side by side just मतलब next position में बगल में आसपास सेंटेंस के रखते हो, that is called a juxtaposition. एक पोएम में एक तो पोएट डिस्क्राइब, अगर पोएट डिस्क्राइब कर रहा है बोथ ब्यूटी और डीके इन द सेम स्टैंजा, तो वो क्या हो गया? जस्टापोजिशन हो गया. दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट साथ में यूज हो गए. नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ जस्टापोजिशन? कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है जस्टापोजिशन का पर्पस? टू हाईलाइट डिफरेंसेस. आप क्या करना चाह रहे हो? उन दोनों को पास पास क्यों रखा है? क्योंकि आप चाह रहे हो कि हाईलाइट कर पाओ डिफरेंसेस को. 81, इन अ नॉवेल अगर एक कैरेक्टर का एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है और उसी के बगल में प्लेस किया गया है अनदर कैरेक्टर की हम्बल लिविंग कंडीशन, तो वो क्या है? वो जस्ट अपोज करने के लिए है उन दोनों का डिफरेंस. क्यों रखा गया है? दिस इज कॉल्ड एज जस्टापोजिशन. नंबर 82, व्हाट इफेक्ट डज जस्टापोजिशन एम टू अचीव इन लिटरेचर? हाईलाइट करता है क्या? कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजंस को. ठीक है. कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? बताओ इस सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करा गया है? इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम. लिटरेचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज हो जाता है ये. ऑब्वियसली जस्टापोजिशन है. इनमें से बाकी चीजें नहीं है. एल्यूजन, एनालॉजी, इन्वर्जन तुमने देखा है? बिल्कुल ये नहीं है. इन्वर्जन तो उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ है ना. इट इज बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अपने सिंटैक्स में भी सही है. तो आंसर जस्टापोजिशन. बेस्ट और वर्स्ट को यूज किया गया है, वर्ड अलग अलग. Which literary term is often paired with juxtaposition to create a more comprehensive analysis of text? जब आप juxtaposition, इसमें कौन से juxtaposition का आप यूज करते हो कि आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओ टेक्स्ट को? किसका? juxtaposition. जैसे यहाँ कौन है? आयरनी है. आयरनी जो बोलता कुछ है मीन कुछ और होता है. What is juxtaposition in literature? To balance differences for reader to compare and contrast. To balance differences for the reader to compare and contrast. क्या आप बैलेंस कर रहे हो डिफरेंसेस को? नहीं, आप डिफरेंसेस को लेकर आ रहे हो. टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट. क्या आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाह रहे हो? जी हाँ, आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाह रहे हो. क्या आप डिफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हो? जी हाँ. कॉन्ट्रास्ट का आप यूज करके क्या करते हो? डिफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हो, लिटरेचर में लाना चाह रहे हो. ठीक है. यूज किसका हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट का. और कर क्या रहे हो? डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो. समझ गए? What is the key element that juxtaposition relies on to create its effect? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जस्टापोजिशन जिस पर डिपेंड करता है? कॉन्ट्रास्ट पे. मैंने बताया ना, यूज ऑफ, अभी ऊपर बताया. किसका यूज करते हो? कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हो. क्या करने के लिए? डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. तो देखो, क्रिएट करने के लिए इफेक्ट आप किसका यूज करते हो? कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हो. Which of the following is not a common theme explored through juxtaposition in literature? Past and future का कोई थीम ऐसा. juxtaposition मतलब उल्टा पुल्टा. ठीक है. लव एंड हेट बिल्कुल. रिच एंड पुअर बिल्कुल. सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल. देखो दोनों एक दूसरे के उल्टा पुल्टा. पास्ट एंड फ्यूचर को आप नहीं एनालाइज कर रहे हो उसमें. ठीक है. Now, which process is done in common form of inversion? Inversion में आप क्या करते हो? प्लेस करते हो एडजेक्टिव को उसके नाम के बगल में. After its noun. No, you are placing the adjective before its noun. ठीक है. किससे पहले? उसके नाउन से पहले. उसके बगल में होता है किससे पहले या बाद? पहले. ठीक है. उसके नाउन से पहले. समझ गए? और यहाँ पर देखो, प्लेसिंग ऑफ एन एडजेक्टिव प्रायर टू नाउन. यहाँ भी प्रायर लिखा है तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पर क्या लिखा है? बिफोर इट्स नाउन. उसके खुद के नाउन के पहले. हो सकता है एक सेंटेंस में और भी नाउन हो, तो किसी के भी नाउन के पहले थोड़ी रख दोगे एडजेक्टिव को. उसके नाउन के पहले रखोगे जिसका वो एडजेक्टिव जिसका है. ठीक है. जिसका वो नाउन है उसके नाउन से पहले रखोगे एडजेक्टिव को. Now, in a poem, if a specific word is repeated for emphasis and stand out from the rest, बाकियों से अलग हो रहा है,
खड़ा हो रहा है और एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, तो वो क्या है, फोरग्राउंडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू अचीव फोरग्राउंडिंग इन राइटिंग? किस टेक्निक का यूज करते हो? एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट थ्रू वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस। एक नॉवल में एक अगर ऑथर है वो डिस्क्राइब कर रहा है कैरेक्टर के थॉट को इटैलिक्स में टू हाईलाइट देयर इनर टर्मोइल, तो ये किसका एग्जांपल है भाई? तुम उसे हाईलाइट कर रहे हो, फोरग्राउंडिंग का एग्जांपल है। नाउ व्हाट कौन शेप कर रहा है नोशन ऑफ फोरग्राउंडिंग इनटू अ स्कॉलरली लिटरेरी कंसेप्ट? जैन मुकरोव्स्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पे हम पहुंच गए हैं। दैट इज व्हाट इज द पर्पस फॉर फोरग्राउंडिंग इन लिटरेचर? क्यों आप फोरग्राउंडिंग कर रहे हो भाई लिटरेचर में? क्योंकि आप एम्फेसाइज करना चाहते हो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को। ठीक है, क्या करना चाहते हो? एम्फेसाइज करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, बाहर के निकालना चाहते हो, इसलिए फोरग्राउंडिंग का यूज करते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोरग्राउंडिंग इन अ पोएम? पोएम में क्या इसका है काम भाई? ये हाईलाइट करता है एक पर्टिकुलर वर्ड को इटैलिक्स या बोल्ड फॉन्ट में जब लिखा होता है, तो उससे तुम समझ लो इसको हम अलग से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्या है? फोरग्राउंडिंग है। Which of the following is a common effect of foregrounding in writing? क्या इसका इफेक्ट होता है? ये ऐड करता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें? नरेशन में। ठीक है, मेकिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लेस नोटिसेबल, बिल्कुल नहीं, उनको और नोटिसेबल बनाता है भाई वो। ठीक है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ की सीन्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बढ़ाता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है टू द नरेटिव, जो भी नरेटिव है उसको उभार कर लेकर आता है। फोरग्राउंडिंग लिटरली मीन्स, फोरग्राउंडिंग का क्या मतलब है? टू ब्रिंग टू द फ्रंट, लोअर में ले जाना, नीचे ले जाना नहीं, रेयर में ले जाना, डाउन में ले जाना नहीं, कहाँ ले जाना? फ्रंट में लेके जाना। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है? ऑप्शन ए, टू ब्रिंग टू द फ्रंट। Which literary term is often associated with foregrounding to highlight the emotional या फिर thematic center of a work? थीमैटिक सेंटर वर्क का यूज करना है, अगर तुम्हें किसी की थीम को हाईलाइट करना है तो उसे क्या बनाओगे? तुम थीम बनाओगे। किसी चीज को एज अ थीमैटिक सेंटर दिखाना है वर्क का, तो उसको क्या बना दोगे? अपने वर्क का थीम बना दोगे। नंबर 98, व्हाट इज रेपिटेशन इन लिटरेचर? रेपिटेशन क्या होता है बताओ? जब बार बार किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का, किसी एलिमेंट का रेपिटेशन हो रहा है, बार बार उसको दोबारा दोबारा यूज किया जा रहा है, किस लिए यूज होता है? एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है या हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। दैट इज कॉल्ड एज द रेपिटेशन। इन अ पोएट्री अगर एक लाइन बिगिन कर रही है और एंड कर रही है सेम वर्ड से टू क्रिएट एम्फेसिस, एम्फेसिस क्रिएट करने का किसका एग्जांपल है? ये फोरग्राउंडिंग का एग्जांपल नहीं है। जस्ट पोजीशन मतलब अगल बगल गलत हो, मतलब उल्टा वर्ड अगल बगल लिखा हो, नहीं। रेपिटेशन मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेपिटेशन, राइट। ओके, अगर नहीं, एक मिनट रुकिए आप। क्वेश्चन क्या है आपका? इफ पोएट्री अगर एक लाइन बिगेन और एंड हो रही है विद द सेम वर्ड टू क्रिएट एम्फेसिस, तो ये क्या हो गया? ठीक है, रेपिटेशन हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पर्पस ऑफ रेपिटेशन इन लिटरेचर? रेपिटेशन का कॉमन बताओ क्या पर्पस है, क्या काम है भाई इसका? ये एम्फेसाइज करना चाहता है की आइडियाज या थीम्स को। क्या करना चाहता है? की आइडियाज या थीम्स को एम्फेसाइज करना चाहता है, उस पर जोर डालना चाहता है, इसीलिए तो तुम वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो। तुम पोएम्स में नोटिस करना, कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं, तुमसे टीचर पूछती भी है ये किस लिए रिपीट होता है, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सो दैट टू एम्फसाइज ऑन इट। ठीक है, तुम्हारा अटेंशन उस पर लाना चाहता है ऑथर, राइटर, पोएट। ठीक, इन अ स्पीच अगर एक स्पीकर रिपीट कर रहा है एक फ्रेज को टू इवोक स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, तो ये क्या है? रिपीटिशन है। क्या वो कर रहा है? वो रिपीट कर रहा है। व्हाट डिस्क्राइब्स होरेशियन सटायर एज टू लाफ पीपल आउट ऑफ देयर वाइसेस एंड फॉलीज? ये क्या है? होरेस। होरेस एक आपका सटायर का फॉर्म होता है, राइट। व्हाट ये किसने किया है? ये कौन लेके आया है जिसने डिस्क्राइब किया है? ये पूरा सेंटेंस किसने डिस्क्राइब किया है? होरेस ने डिस्क्राइब किया है। होरेशियन सटायर में ये होता है। नंबर 103, व्हाट इफेक्ट डज रेपिटेशन हैव ऑन रिदम एंड फ्लो ऑफ लिटरेरी वर्क? रिदम और फ्लो में क्या होता है? वो एक रीइंफोर्स करता है, दोबारा से एक पैटर्न को लेकर आता है। ठीक, डिस्टर्ब करता है क्या फ्लो को? नहीं, वो रीइंफोर्स करता है एक पैटर्न को दोबारा से। Which of the following is an example of repetition in a poem? क्या है? यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस सेम आइडिया? नहीं, सेम आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज करना, क्या ये रेपिटेशन है? अलग अलग वर्ड्स का यूज करना? हाँ, डिफरेंट वर्ड्स जहां देखा तूने तुरंत हो जाना चाहिए। प्लेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स, जब कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट को आज बाय
आस पास रखोगे तो क्या वो ये होता है? नहीं, ये सब एलिमेंट्स जब हो, ये सब उल्टे कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स, ऑक्सीमोरॉन हो गया तुम्हारा, और जब उल्टे वर्ड्स हो रहे हैं तो अभी तुमने पढ़ा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। रिपीटिंग अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फेसिस, ये होगा बिल्कुल। व्हाट इज एन एनाफोरा? एनाफोरा समझो क्या होता है, बिकॉज ये अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है और ये तुम्हारे कोर्स में नहीं लिया है, बट ये पूछा गया है। रेपिटेशन जब एक वर्ड का होता है, क्यों इसलिए पूछा गया है कोर्स में? क्योंकि ये कोर्स में है भी। वाई? बिकॉज ये फॉर्म ऑफ रेपिटेशन है, रेपिटेशन का कोई फॉर्म है, ये इस वजह से पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर्म हो, किसी के टाइप्स हो, ये और डिटेल में आप पढ़िएगा, ठीक है। रेपिटेशन किसी भी वर्ड का या फ्रेज का जब हो बिगनिंग ऑफ सेवरल सक्सेसिव क्लॉज, तब उसे क्या कहोगे? एनाफोरा। ये कीवर्ड्स बहुत ध्यान से समझ लेना कि जब रेपिटेशन किसी वर्ड या फ्रेज का बिगनिंग ऑफ सेवरल सक्सेसिव क्लॉज हो, बार बार जो क्लॉज ऑन उसकी बिगनिंग में हो रहा है, दैट इज एनाफोरा, ठीक है। Which of the following is not a common form of repetition in literature? Anaphora। तो अभी तुमने पढ़ा होता है alliteration, बार बार जब कोई से साउंड वर्ड कर रहे हैं, जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का रिपीटिशन हो रहा है, उसे कहते हैं पैरेललिज्म। जब किसी दो चीजों के बारे में पैरेललिज्म ड्रॉ किया जा रहा है, सिमिलर चीज हो रही है, वो भी हो गया। एपिफैनी नहीं होगा, ठीक है ना। इन अ पोएम, अगर एक पोएट रिपीट कर रहा है सेम लाइन को एट द बिगिनिंग और फिर एंड ऑफ द ईच स्टैंजा, तो वो क्या होगा? फॉरग्राउंडिंग की होगा। गलत। फॉरग्राउंडिंग किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आंसर होना चाहिए तुम्हारा रेपिटेशन, तो ये बहुत ध्यान से कर लेना, नॉट फॉरग्राउंडिंग बट रेपिटेशन। क्यों? क्योंकि फॉरग्राउंडिंग क्यों यूज करते हो? जब किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो। और अगर पूछें इफ अ पोएट रिपीट्स द सेम लाइन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच स्टैंजा, तो वो क्या कर रहा है? वो रिपीटिशन कर रहा है। वैसे फोरग्राउंडिंग कहा भी जा सकता है कि एम्फसाइज करने के लिए मैंने ये लाइन को रिपीट किया है। सो बोथ ऑप्शन कैन बी सही, लेकिन जब मतलब रिपीट पूरा हो रहा है तो डायरेक्ट रेपिटेशन आपका आंसर भी बैठता है, ठीक है, रेपिटेशन बैठता है। समझ रहे हो? व्हाट इज रेपिटेशन इन लिटरेचर? रेपिटेशन क्या होता है लिटरेचर में? द एक्ट ऑफ रिपीटिंग एक वर्ड, फ्रेज या आइडिया फॉर एक इफेक्ट के लिए, बिल्कुल सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन इन अ पोएम? एक पोएम में रेपिटेशन का क्या एग्जांपल होगा? तुम बताओ। यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स टू कन्वे सेम मीनिंग, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट वर्ड्स क्यों होंगे? रिपीटिंग अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, बिल्कुल ये हो जाएगा तुम्हारा रेपिटेशन। देखो जैसे यहाँ वर्ड का रेपिटेशन हुआ कि वर्ड को दोबारा से रिपीट करना, वैसे ही यहाँ पर किसी भी लाइन को दोबारा से बिगिनिंग और एंड में रिपीट करना, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसी वजह से रेपिटेशन बोला है मैंने तुम्हें। Which of the following is an example of repetition in a poem? Repetition का example poem में हो गया, ठीक है। Now what is 110 पे आते हो, repetition of a word, but एक वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है बट यूजिंग अ डिफरेंट मीनिंग अलग यूज कर रहे हो, दैट इज एंटानाक्लैसिस। क्या हो जाएगा? एंटानाक्लैसिस। इसके हम लोग एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सो दैट तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाए। Right. So, which question we are on? We are on 110. अगर एक एग्जाम्पल ले लो तुम, if you aren't fired with enthusiasm, you will be fired with enthusiasm. इसका मतलब क्या है? fired को हमने 2 बार यूज किया, fired एक बार, कि अगर तुम फायर्ड है कि तुम्हारे अंदर एकदम जिज्ञासा भर रही जाएगी, इंथुजियाज्म, तुम पैशनेट नहीं हो जाओगे, इंथुजियाज्म से भर नहीं जाओगे, तब तक अगर ये तुमने नहीं किया तो तुम्हें मैं क्या कर दूंगा? फायर कर दूंगा, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही इंथुजियाज्म से तुमको मैं क्या कर दूंगा? फायर कर दूंगा। समझ रहे हो? so, दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है यहाँ पर। एक बार कि बहुत ही पैशनेटली काम करो, फायर्ड, और दूसरा फायर्ड क्या हो गया? तुमको मैं निकाल दूंगा जॉब से, निकाल देने वाला फायर। तो दोनों का मीनिंग क्या है? अलग है, लेकिन वर्ड सेम है, दैट इज एंटानाक्लैसिस। याद रखना। Which literary term is often associated with repetition and involve? क्या लिटरेरी टर्म रेपिटेशन से जुड़ा हुआ है और वो इन्वॉल्व करता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखो बहुत ध्यान से समझो, जब बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज बिगिनिंग ऑफ वर्ड में तुम्हारा बोल दिया गया है, तो इसको चलो एलिट्रेशन कर लो। लेकिन अगर तुम्हारा वर्ड्स में
कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और अगर वोवेल साउंड के रिपीटिशन हो रहे हैं तो उनमें क्या कहोगे तुम? एजोनेंस कहोगे। एक बात और ध्यान रखना कि साउंड का रिपीटिशन, ठीक है, जब तुम्हें ए ई आई ओ यू साउंड का रिपीटिशन आए, वो वर्ड नहीं दिखना चाहिए, वो साउंड का रिपीटिशन, बोलने में जब रिपीटिशन आता है तब उसको तुम करोगे, ठीक है। उसको देखिए, बोलने का साउंड का रेपिटेशन देखते हो, वर्ड का रेपिटेशन नहीं देखते हो कि अच्छा हाँ कॉन्सोनेंट लिखा है तो हाँ हम कर देते हैं, ये नहीं होगा। इज अ क्वालिटी दैट मेक्स यू लाफ। कौन सी क्वालिटी है भाई? ह्यूमर। सटायर तुमको लाफ नहीं कराता, व्यंग कसता है, इन्वर्जन किसी भी चीज को उलट पुलट कर देते हैं जब आप स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देते हो। रेपिटेशन, जब किसी भी वर्ड, फ्रेज, आइडिया का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है, उसको कहते हैं ह्यूमर, हंसाता है, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डज रेपिटेशन हैव ऑन द रीडर और ऑडियंस? रीडर या ऑडियंस पे क्या रिपीटिशन का इफेक्ट होता है? वो एम्फसाइज करवा देता है आइडिया को और क्रिएट कर देता है उनके मन में एक मेमोरेबल रिदम। कोई भी पोएम पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो जिसमें बार बार वो चीज रिपीट हो रही है तो तुमको वो याद रहती है, उसकी वजह से तुम्हें रिदम भी याद रहती है। इन अ पोएम अगर एक लाइन रिपीट कर रही है द सेम वॉवल साउंड तो उसको क्या कहेंगे? अभी मैंने तुम्हें समझाया, वॉवल साउंड को रिपीट कर रहे हो अगर बार बार तो क्या होगा? एक लाइन में अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? वोवेल साउंड है तो एजोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड होता तो क्या होता आंसर? कॉन्सोनेंस। तो आंसर इसका क्या है? वोवेल साउंड है तो एजोनेंस विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement about repetition is true? क्या सही है बताओ repetition के बारे में? ये different meaning convey करता है? No, no, no. It can be stylistic choice to enhance the impact of language. Yes, this answer is बिल्कुल correct. कि उसमें stylistic choice का use कर सकते हैं तो कि हम जो impact है language का और ज़्यादा बढ़ा सकें। Only applicable to poetry नहीं, बाकी चीज़ों में भी लगा सकते हो आप। It avoids drawing attention to key ideas. Repetition is true. Yes, it is somewhat true. लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या हो जाता है? It can be stylistic choice to enhance the impact of language. एक मिनट, हाँ या ये तो बिल्कुल वैसे भी नहीं सही है। क्यों नहीं सही? इट अवॉइड्स ड्रॉइंग अटेंशन लिखा है, मैंने सोचा ये ड्रॉइंग अटेंशन लिखा है, यही चीज है तुम्हें पेपर में ध्यान देनी है। अवॉइड लिखा है तो अवॉइड तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। यस, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाता है। अवॉइड लिखा है, अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन टू की आइडियाज नहीं, ये तो ड्रॉ करता है ना अटेंशन की आइडियाज पे, ठीक है। इफ अ राइटर रिपीट्स अ थीम या मोटिव, मोटिव क्या होता है? जब आप किसी आइडिया या थीम या किसी भी चीज को आप रिपीटेशन में, रिकरिंग में यूज करते हो, ठीक। तो अगर कोई राइटर थीम को बार बार यूज कर रहा है एक नॉवेल में टू रीइंफोर्स मतलब दोबारा से आपके अंदर डालना इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करने में, तो क्या होगा? वो रेपिटेशन होगा। वैसे बार बार डालना क्या है? रेपिटेशन है। Number 17. कौन सी literary device is known for its effective use of repetition to convey the speaker's emotional turmoil और उसका inner conflict? कौन सा लिटरेरी वर्क पूछा है तो क्या होगा? रावन बाय एडगर एलन पो। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कन्वे कर रहा है वो अपने ग्रीफ को, अपनी जो उसका लॉस जो उसने किया है, बार बार वो वर्ड यूज कर रहा है, नेवर मोर, ठीक है। सो दिस इज उसकी लॉस, उसकी बिलव्ड का, इनोर का लॉस जो है उसको उसके अंदर जो दिक्कतें चल रही हैं उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? आप जब किसी चीज का रिपीटिशन कर रहे हो तो आप उसको एम्फसाइज कर रहे हो कि हाँ ये बंदा जो है परेशान है, ठीक है। What is known as inversion of word in rhetoric? Rhetoric में inversion of word क्या कहलाता है? Word order। हाँ, क्या? जब आपका वर्ड ऑर्डर का इन्वर्जन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरबेटन। क्यों? अब ये क्या, इसका मतलब क्या है? वर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? जब वर्ड के ऑर्डर जिस तरह से वो लिखा गया है वो ऑर्डर चेंज कर दिया जाए रिदम में तो आपको हाइपरबेटन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बोलो कि ब्लडीड बेयर ब्रूसीड ही फॉट। तो मेरा क्या इसमें मतलब था? मैं चाह रही थी कि वो ब्लड से घिरा हुआ था, उसमें पूरा ब्लड लगा था, बेर था वो, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, हथियार नहीं थे, कुछ नहीं था, रिसीट पड़ा था एंड ही फॉट, उसने लड़ाई तब भी की, ठीक है। इससे तुम्हें पता चलता है कि
ये सारी चीजें क्या हैं, जब तुमने बहुत सारे क्वेश्चन 118 अप्रॉक्स क्वेश्चन लगा लिए हैं तो तुम्हें जो मीनिंग है चीजों की या उनके कुछ एग्जाम्पल निकल रहे हैं या तुम्हें आप कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए तो वो तुम समझ के कर सकते हो। इससे अगर कोई भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स उसके दे दिए जाए कि पता करो कि इसमें क्या है, इन्वर्जन यूज हुआ है, रेपिटेशन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है बताओ, तो तुम बता पाओगे। ठीक है, और पूछा जाए इसका करेक्टर क्या है, थीम क्या है, मीनिंग क्या है, सब कुछ तुम बता सकते हो इन लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। सो आई होप ये 118 एमसीक्यूज आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए तो यार डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोस्ट सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और इसको बिल्कुल लाइक कर दीजिए क्योंकि अगर समझ में आ गया तो लाइक करना तो बनता है, राइट? ओके, signing off and meet you in the next video very soon.